हेलो। आज हम बात करेंगे यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? कोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग हेल्प किस में करती हैं? अगर हम लोग देखें कि हम लोग ने सबसे पहले वाले सेकंड यूनिट में देखा कि हम लोग को जो ड्रग्स थी वो किस में हेल्प कर रही थी? हम लोग को ड्रग्स हेल्प कर रही थी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो ड्रग्स होंगी वो पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करने के लिए होंगी, पैरासिम्पैथिक एक्टिवेट करने के लिए होंगी, ठीक। और पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वो हमारे यहाँ पे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे थे, ठीक। भाई अगर हमको किसी चीज़ को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए हम लोग को मिमेटिक एजेंट देने होंगे। कैसे एजेंट देने होंगे? मिमेटिक एजेंट देंगे। मिमेटिक एजेंट जब लोग देंगे तो वो क्या करेंगे, हमारी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे या किसी भी प्रकार से हमारी एक्टिविटीज़ को हेल्प इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग्स होते क्या हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स नाम कहाँ से आया, तो एक प्रकार से हम लोग ये देख सकते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन होता है ACH, ये नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है, नॉर्मल फंक्शनिंग में, ठीक। तो वो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ACH एसिटाइलकोलिन होता है तो कोलिन से हम लोग कोलिन से रिलेट कर लेंगे नॉर्मल फंक्शनिंग। तो नॉर्मल फंक्शनिंग कब हमारे पास होती है? जब हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारे पास नॉर्मल फंक्शनिंग होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक, जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग में बहुत सारा हेल्प करता है। नॉर्मल फंक्शनिंग से क्या मतलब निकल रहा है हमारा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होना चाहिए, अंदर के जितना वर्क है विसीरल आर्गन के अंदर वो सारा कम्प्लीटली होना चाहिए, ठीक है। और डायलेट ऑफ ब्लड वेसल्स यानी कि हमारे ब्लड्स में वेसल्स में ब्लड फ्लो होना चाहिए, ठीक, ब्लड्स में फ्लो होना चाहिए वेसल्स में, ठीक है। स्लो हार्ट रेट यानी कि हमारा जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल रहना चाहिए, 120/80 इस तरह होना चाहिए, ठीक। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, तो इससे ये मतलब लगेगा कि हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिवेट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हम लोग को एसिटाइलकोलिन, ये समझ में आ गया कि मेनली पढ़ना क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग में एसिटाइलकोलिन पढ़ना है। तो एसिटाइलकोलिन में सबसे पहले उसकी अगर बायोसिंथेसिस देखें, एसिटाइलकोलिन है क्या ये भी हम लोग जान लें। एसिटाइलकोलिन अगर हम लोग बात करें तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे पास एक केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट कैसे? केमिकल एजेंट ये ऐसे क्योंकि इनका केमिकल फार्मूला होता है। ये देखिए, ये जैसे केमिकल फार्मूला इसका दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास केमिकल फार्मूला दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? केमिकल एजेंट होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? जो कि संदेश वाहक का कार्य करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या काम करते हैं? संदेश वाहक का। तो अगर हमारे पास संदेश वाहक एसिटाइलकोलिन है तो वो कैसे संदेश ले जाएगा? वो नॉर्मल फंक्शनिंग के संदेश ले जाएगा। नॉर्मल फंक्शनिंग के संदेश जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, डायलेट ब्लड वेसल्स, लो हार्ट रेट, ऐसी चीज़ें करेगा, ठीक। अगर उनकी बायोसिंथेसिस की बात करते हैं तो बायोसिंथेसिस में क्या करेंगे, अगर हम लोग नॉर्मली आइडिया लगाना चाहते हैं, जैसे हम लोग उतना ज़्यादा अभी रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्टाइकोलिन का स्ट्रक्चर उठा लेंगे। इस स्टाइकोलिन का स्ट्रक्चर पहले याद कर लेंगे हम लोग। जैसे स्टाइकोलिन का स्ट्रक्चर ये है, ठीक। तो इसमें देखेंगे क्या 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 दिया है हमारे पास और क्या बनाना है। तो इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ से, तो ये अमीनो ग्रुप का पूरा सीन हो गया, इधर एसिटिल ग्रुप का पूरा सीन हो गया, ठीक। अब हम यहाँ से करेंगे क्या कि हमारे पास अगर हम लोग बुकिश लैंग्वेज में देखें तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास सेरीन होता है जो कि क्या होता है, सेरीन एक होता है अमीनो एसिड, वो क्या होता है उसका कार्बोक्सिलेशन होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये ग्रुप थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, मैच कर रहा है तभी तो बनेगा जाके हम लोग के पास ये ग्रुप, और ये ग्रुप देखिए थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है ना, इस तरह का ग्रुप मैच कर रहा है, तो क्या होगा, अब इसी तरह जाके हमारे पास कोलिन बनेगा। इसके बाद कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए COO ग्रुप है, ये भी COO ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक। इसको देखते ही हम लोग जान जाएंगे कि ये स्टाइकोलिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। अब हमारे पास फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब उसका कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या मतलब होगा, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस होते हैं, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, कोई चीज़ जुड़ती है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई चीज़ टूटती है। तो कैटाबॉलिज्म जब होगा तो क्या होगा, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर गया
उसने अपना काम किया, उसके बाद वो टूट गया। टूट के क्या होगा, कुछ पार्ट यूज हो जाएगा, कुछ पार्ट बाहर चला जाएगा, स्क्रिट आउट हो जाएगा। तो उसमें होगा क्या, जैसे ही हमारा वो आया एसिटाइलकोलिन यूज हुआ, उसके बाद वो हाइड्रोलिसिस के माध्यम से दो चीज़ों में टूट जाएगा। और उसमें एंजाइम कौन सा हेल्प होगा, ACHE। ई से मतलब हो गया स्टरेज। स्टरेज क्या करेगा, तोड़ देगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये अलग ग्रुप हो गया, एसिटिक एसिड अलग ग्रुप हो गया, ये टूट गया। ठीक, अब इसको ये फिर से ऊपर जाएगा, वहाँ पे क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग्स में जाएगा। ये जो हमारे पास बच गया है वो फिर से जाके कोलिन से बाइंड करेगा। कोलिन से बाइंड करके देखिए, आपको दिखाते हैं। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ये जैसे हमारे पास स्टाइकोलिन आया, स्टाइकोलिन टूटा, टूटने के बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये जो बन गया हमारे पास, ये फिर से ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, नर्व एंडिंग में जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, कोलिन से बाइंड होके फिर से स्टाइकोलिन बना रहा है। देखिए यहाँ पे ये फिर से स्टाइकोलिन बना रहा है ना। फिर ये यही प्रोसेस लगातार चलती रहती है, ये सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म साथ साथ चलता रहता है। इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है बॉडी में। अगर इसमें अब इसको देखें, अगर जैसे, क्योंकि हर बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाएंगे, तो हर रिसेप्टर को पकड़ने के लिए अलग अलग बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाएंगे। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर पकड़ने के लिए अलग अलग रिसेप्टर होंगे। तो इसी तरह जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, उसको पकड़ने के लिए दो प्रकार के रिसेप्टर पाए जाएंगे। कैसे कैसे रिसेप्टर हैं, जो मस्कुरेनिक यानी कि मसल्स पाए जाएंगे, निकोटेनिक मतलब निकोटेनिक रिसेप्टर होंगे। मस्कुरेनिक रिसेप्टर कौन कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, अब उनकी लोकेशन देख लेते हैं हम लोग। लोकेशन में हम लोग जानेंगे, ये देखिए उनकी लोकेशन यहाँ पे दी हुई है, ये सब आप पढ़ लीजिए। इनके इफेक्ट क्या क्या हैं, उनके एगोनिस्ट यानी कि उनके साथ हेल्प कौन कर सकता है, उनका नाम पिलोकार्पिन और ऑक्सोटार्मोन, ये सब M2 रिसेप्टर। ये 3 टाइप के होते हैं ना। मस्कुलिनिक रिसेप्टर 3 टाइप्स होते हैं, M1 M2 M3। तो M1 उनकी लोकेशन, M2 उनकी लोकेशन, M3 उनकी लोकेशन। M1 का इफेक्ट, M2 का इफेक्ट, M3 का इफेक्ट, इसी तरह चार्ट में बना के याद कर लीजिए। निकोटिनिक क्या हो गए, निकोटिनिक भी 2 टाइप के होंगे। निकोटिनिक कैसे होंगे, 2 टाइप के होंगे। उनमें क्या क्या होगा, ये 2 टाइप हो गए इसके, NM रिसेप्टर, NN रिसेप्टर। इनका अलग एरिया होगा, इनका अलग एरिया होगा। ये अलग इफेक्ट शो करेंगे, अलग इफेक्ट शो करेंगे। मेनली करते क्या है, ये सब मिलके नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं। अब जैसे नॉर्मल फंक्शनिंग कर दिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कोई कोई डिसीज़ हो जाएगी। अगर ये प्रॉपर एक्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या हम लोग से पूछा जा सकता है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग से पूछा जा सकता है उसका सार ऑफ एसिटाइल सॉल ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग कह लीजिए या एसिटाइलकोलिन कह लीजिए। अब हम लोग ने वहाँ पे सिंथेसिस कर ही ली, तो हम लोग को ये तो पता चल ही गया है कि इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। अब स्ट्रक्चर में जब पता चल गया क्या क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली लिख लेंगे, ये देखिए। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेंगे किस में क्या करने पर क्या होता है, यही उसका सार होता है। सार का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो स्ट्रक्चर की एक्टिविटी में रिलेशनशिप क्या है, अगर कुछ करते हैं तब हम, ठीक। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर इस ग्रुप में एल्कोक्सी ग्रुप में अगर हम लोग हायर होमोलॉगस एल्कोक्सी ग्रुप लगाते हैं हायर नंबर का, तो उसकी एक्टिविटी जो होगी लेस हो जाएगी। अगर हायर मॉलिक्यूलर वेट से रिप्लेस करते हैं तो एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगा। अगर हम NH2 ग्रुप लगाते हैं तो वो रेजिस्टिव टू द हाइड्रोलिसिस होगा। इससे क्या होगा कि ये हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस से रेजिस्ट करेगा। तो वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाएगा, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें इथाइन ब्रिज, इथिलीन ब्रिज, इथिलीन ब्रिज में क्या होगा, यहाँ पे एक ये देखिए पाया जा रहा है इथिलीन ब्रिज इसके स्ट्रक्चर में। तो इसमें क्या होगा, अगर इसको लॉन्ग चेन कर देते हैं इसी इथिलीन ब्रिज को, तो एक्टिविटी क्या होगी, रिड्यूस हो। नंबर ऑफ़ केसेस देखिए, जितने नंबर ऑफ़ केसेस हैं उनमें अगर कुछ भी छेड़खानी करते हैं तो क्या हो रहा है, सीधा सीधा एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके पॉइंट लिखने के लिए मेनली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे कि ये चीज़ें एसेंशियल हैं। जैसे एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, और इथिलीन ब्रिज प्रेजेंट होना चाहिए, क्वाटनरी अमोनिया ग्रुप लगा होना चाहिए, और ज़्यादा बल्की ग्रुप नहीं होने चाहिए, एस्टिल ग्रुप नॉर्मल सा होना चाहिए,
नाइट्रोजन की जगह पे सल्फ़र रिप्लेस नहीं करना चाहिए। अगर सल्फ़र रिप्लेस करते हैं तो मोर एक्टिव कंपाउंड होगा और प्रॉब्लम कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है, कुछ ख़राब चीज़ हो सकती है, तो यही सब उसमें लिखना है। आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड यूजेस। अब स्ट्रक्चर एंड यूजेस में क्या करेंगे आप, देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कार्बोकॉल हो गया। कार्बोकॉल का देखिए ट्रीट कैसे, नारो एंजाइना ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है कार्बोकॉल का। तो क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये स्ट्रक्चर कैसा है, उसी तरह का है सेम। उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब मिल जाएगा। बेथानोकोल क्लोराइड, पिलोकार्पिन, ये सबको देख लीजिए आप अच्छे से। इसी तरह के सारे स्ट्रक्चर हैं। ये स्ट्रक्चर आ सकता है, इनमें शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है उसी तरह कुछ स्ट्रक्चर। इनको आप देख लीजिए, इनको बना लीजिए, कई बार प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ जो मेनली पूछे गए हैं, जो कि मेनली पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में। जैसे अगर कार्बोकॉल की सिंथेसिस आ जाती है आपके पास तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कार्बोकॉल बना किससे है। जैसे ये कार्बोकॉल का स्ट्रक्चर है तो आप कई बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। कार्बोकॉल के स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा किन चीज़ों को लगाने से कार्बोकॉल का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, इन रिएक्शन में मैंने सिंप्लीफाइड वे में रिएक्शन लिखी है। जैसे हमारे पास कोलिन होता है, कोलिन में क्या क्या होता है, इतना ग्रुप होता है, ठीक। अगर कोलिन को यहाँ का ग्रुप देख लीजिए, ये यहाँ पे इस तरह का ये ग्रुप सेम सेम लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है। यहाँ पे नॉर्मली कोई ClVl लग सकता है, क्लोराइड ग्रुप लग सकता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रुप हमको चाहिए। अब हम लोग पहले तो CO ग्रुप लगाएंगे। CO ग्रुप कैसे लग सकता है, एसाइलेशन लग कर देंगे, एसाइलेशन से CO ग्रुप लग जाएगा। उसके बाद अमोनिएशन कर देंगे तो अमोनिया ग्रुप लग जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे पास पूरा कार्बोकॉल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो कोलिन और एसाइलेशन करेंगे तो इतना स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर अमोनियस कर देंगे तो इतना पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हमारा काम हो गया, यही काम था हमारे पास। उसके बाद हम लोग देखेंगे नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन क्या है, नियोस्टिग्माइन भी एक बहुत अच्छा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपसे शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछ सकता है कि नियोस्टिग्माइन का वर्क क्या है, कौन से ड्रग के अंदर आता है, कौन सा वर्क होता है इसका, क्या एक्टिविटी है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पूछ सकता है। तो आप नॉर्मली वही सब लिखेंगे। अब शॉर्ट नोट पूछ रहा है तो अगर सिंथेसिस पूछ रहा है इसकी, तो आप क्या करेंगे, पहले आपको नियोस्टिग्माइन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। नियोस्टिग्माइन का स्ट्रक्चर आता है आपको, जैसे ये आपका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर आता है आपको तो आप तोड़ मरोड़ के किसी तरह ना किसी तरह बना लेंगे। अगर आप ये सोचिए कि आप हर रिएक्शन एकदम सही करेंगे तो वो पॉसिबल हो सकता है उस केस में जब आप बहुत पढ़ते हो। जैसे हम नॉर्मल लोगों के लिए देख लें तो नॉर्मली उनको अगर पास होना रहता है, जैसे हम हमारे दोस्त हैं तो उन लोग को जैसे पास होना रहता है, तो इसी तरह हम लोग काम चलाते हैं। तो काम चलाने का मतलब ये नहीं कि गलत सलत पढ़ लेंगे। काम चलाने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन से हम लोग किसी चीज़ को कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे नियोस्टिग्माइन बनाना था तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर अलग कर लिया, इधर वाला स्ट्रक्चर अलग कर लिया। अब इनको करके सिंगल स्टेप में जोड़ के HCl निकाल के ये मिथाइलेशन करके यहाँ पे नियोस्टिग्माइन बना लिया, ठीक है ना। इसी तरह आप देख लीजिए। उसके बाद अगर सेकंड में चलते हैं तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये भी बहुत बार पूछा गया। इसमें क्या होता है कि आप ये स्ट्रक्चर होता है इसका, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे ही आप इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, नेट पे भी कई सारे स्ट्रक्चर दिए होंगे तो हम मेनली ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक नाइट्रोजन ग्रुप है, उसके साथ एक R3 यानी कि CH3 लगा है, ये CH3 है, ये CH3, ये CH3, और यहाँ पे बेंजीन ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक। ये चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक, ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी सिंथेसिस कई स्टेप में होती है। अगर बुकिश लैंग्वेज में देखेंगे तो इसकी सिंथेसिस कई प्रोसेस कई लेंदी है थोड़ा सा। तो आप क्या करेंगे, आपको जैसे नहीं आता, अगर खाली स्ट्रक्चर याद है आपको तो आप थोड़ा सा इसको डिसोसिएट कर लीजिए, यहाँ से डिसोसिएट कर लीजिए। उसके बाद CH3Br से करा दीजिए रिएक्शन, ये पूरा लिख दीजिए। उसके बाद Br से रिएक्शन करा दीजिए, CH3Br यानी कि मेथाइलेशन करा दीजिए या मेथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन करा दीजिए, तो आपका ब्रोमाइड आ जाएगा, जिससे कि आप इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास डाइसाइक्लोमीन आता है। डाइसाइक्लोमीन भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। उसके बाद अगर हम लोग डाइसाइक्लामीन में आते हैं, प्रोसाइक्लोडीन और डाइसाइक्लोमाइन, इसका आप देख लीजिए
सेम वही प्रोसीजर रहता है, आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बता दीजिएगा, भेज देंगे हम टेलीग्राम चैनल पर। ओके, अब इसका भी एक स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पूछा जाता है कोलिनोलाइटिक एजेंट का। तो कोलिनोलाइटिक एजेंट का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पूछा जाता है। तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, जैसे कि अभी हमने देखा, बीच में चेन होती है और नाइट्रोजन के साथ 3 बार कोई ना कोई ग्रुप लगा रहता है, चेन होती है और अलग अलग प्रकार के कंपाउंड या वो पाए जाते हैं। अमीनो ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे एक जगह पे एथिल ग्रुप हो सकता है, मिथिल ग्रुप हो सकता है, उसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर आप जो लगाएंगे उसका आपको एग्जांपल लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में उसका एग्जांपल लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम सी में कोई चेंज करते हैं, सी यानी कि कोई कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन से एक ग्रुप लगा है सी, अगर उसमें आप हाइड्रोजन लगाते हैं तो उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं तो वो एंटागोनिस्ट एक्शन शो करना लगेगा। ठीक, अगर इसी तरह बी और ए में देखें, इसका ये यहाँ पे लिखा है, इसका यहाँ पे क्या है, अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं एल्किल ग्रुप के साथ, किसके साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, एल्किल ग्रुप के साथ, तो क्या होगा, और एरोमेटिक रिंग के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं या हेट्रोसाइक्लिक एक रिंग के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, वहाँ पे जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगा, यानी कि जितना अपोजिट हो सकता है वो उतना हो जाएगा। अगर आप उसको एरोमेटिक रिंग से रिप्लेस करेंगे या साइक्लो एल्किल रिंग से, साइक्लिक कोई भी चीज़ होगी तो वो मैक्सिमम एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगा। ठीक, इसी तरह अगर यहाँ पे देखें ये नाइट्रोजन का पार्ट, यहाँ पे आपको क्वाटरनरी अमोनिया चाहिए ही चाहिए, वो उसकी एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी को शो करेगा। अगर आपने क्वाटरनरी अमोनिया नहीं रखा तो वो एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी नहीं शो करेगा। ठीक, अब बीच में अगर आप ये चैन के पार्ट में अगर आप ईस्टर ग्रुप लगा देते हैं, ईथर ग्रुप लगा देते हैं, इस तरह ग्रुप लगा देते हैं, तो मोर पोटेंट कंपाउंड मिलेगा आपको। कैसा कंपाउंड मिलेगा, मोर पोटेंट। जैसे इसका एक इस एग्जांपल हम लोग देखेंगे एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या होता है, उसमें देखिए इसके बीच में यहाँ पे जो चेन का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये चेन का पार्ट होता है, यहाँ पे उन्होंने चेंज करके कौन सा ग्रुप लगा दिया, ईस्टर ग्रुप लगा दिया। तो इससे क्या हो गया, इसकी जो है कंपाउंड की पोटेंसी बढ़ गई। इसी तरह इसके एग्जांपल लिख दीजिए, जैसे इसमें अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस किया गया है तो ये देखिए इसका एक एग्जांपल ये यहाँ पे है, एक एग्जांपल ये है इसका यहाँ पे है। इसी तरह इसका एग्जांपल लिख दीजिए, बस आपको नंबर पूरे मिलेंगे। जितना हो रहा है उतना करे दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इतने क्रैश कोर्स में इतना ज़्यादा डिटेल में हो ही नहीं सकता कुछ। अब देखिए, आप एक टॉपिक ये भी पूछा जाता है कोलिनेस्टेरेज रिएक्टिवेटर क्या होते हैं। तो कोलिनेस्टेरेज रिएक्टिवेटर क्या होते हैं, ये पूरा एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लेंगे और इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो कि रिएक्टिवेटर या जो कि कोलिनेस्टेरेज रिएक्टिवेटर वो होते हैं जो इनएक्टिवेट कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को फिर से एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, तो आपको इसका एक बार मैकेनिज्म देख लेना है, उसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेना है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका ये वाली यूनिट ख़त्म हो गई। थैंक यू।